प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका जो 24 फरवरी का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ एक पेपर देखेंगे जिसमें आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपका एक फ़ायदा है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सभी क्वेश्चन आपके यहीं से रिलेटेड होंगे। ये नहीं हम कहेंगे कि सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएँगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएँगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आपके क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं आपका पेपर। कैसे आपको इसमें सॉल्व करना रहेगा वो तो हमने आपको कल बताया ही था कि कॉपी आप कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। आज सिर्फ पेपर पर ही पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आप एकदम आराम से पूरा वीडियो को वॉच करिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़िएगा मत, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो खंड क में आपके पूछते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहले का क में पूछा है आपका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। यानी कि आपका जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उनके द्वारा संपादित इनमें से कौन सा पत्र है? हिंदी प्रदीप, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन दिया है सरस्वती, चौथा में दिया है मर्यादा। तो आपका जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है प्यारे बच्चों, इसमें से ब्राह्मण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम सही होगा। यानी ब्राह्मण जो है आपका किसके द्वारा संपादित पत्र है? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। अगला यानी ख वाला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यानी जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक आपके कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रो जे सुंदर रेड्डी। तो आपका जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक आपके कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अब देखेंगे तीसरा यानी ग वाला प्रश्न। तो अशोक के फूल किस विधा की रचना है? यानी अशोक के फूल जो है वो किस विधा की रचना है? और ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है आपका, क्योंकि ये जो है आपको यूपी बोर्ड का जब आपका पेपर होगा तो किसी ना किसी सेट में, क्योंकि आपके पेपर हर जगह पर अलग अलग सेट में आते हैं, तो किसी ना किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो आपका निबंध होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है एकदम सही होगा। यानी अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। अगला यानी घ वाला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। यानी आपका जो भारत दुर्दशा नाटक है उसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा वाला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा में दिया है श्याम सुंदर दास और चौथा में प्रताप नारायण मिश्र। तो जो आपका भारत दुर्दशा नाटक है प्यारे बच्चों उसके रचनाकार आपके कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि पहला वाला जो आपका ऑप्शन है एकदम सही होगा। यानी कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखेंगे अंगा वाला प्रश्न, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? यानी कि इनमें से गद्य की कौन सी ऐसी विधा है जिसमें जो है काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? कहानी, दूसरा वाला ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है आत्मकथा। तो आपका जो सही उत्तर होगा आत्मकथा होगा। इसमें जो है काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं होता है, यानी कि आत्मकथा आपका होगा। अब ये तो आपका हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से जो था प्रश्न पूछे थे। अब इसके आगे जो आपका पूछता है दूसरे में 5 बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपका हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से पूछता है। अगला यानी दूसरे का क देखेंगे, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। यानी इनमें से आपकी कौन सी जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है? तो आपको पद्मावत, दूसरा है सूरसागर, तीसरा है रामचंद्रिका और चौथा है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसमें आप देखेंगे चांद का जो मुंह टेढ़ा है यही आपका जो है आधुनिक काल की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा जो एकदम सही होगा। अगला यानी और बहुत ही इजी प्रश्न है और आप सबको ये जो है पहले ही कमेंट में कर देना चाहिए इसका आंसर कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कि इनका जो पूरा नाम है क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। क्योंकि हमने आपको जो वैकल्पिक प्रश्न का क्लास कराया था उसमें ये क्वेश्चन जो है पहले से ही बताया था। अगला यानी ग वाला प्रश्न है, छायावत की मुख्य विशेषता है। यानी इसमें से आपकी छायावत की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण, दूसरा है युद्ध वर्णन, तीसरा वाला ऑप्शन है यथार्थ चित्रण, चौथा है भक्ति प्रधानता। तो आपका छायावत की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रकृति चित्रण। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अब ये नहीं कि आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये इसी तरह से ऑप्शन होगा, इस तरह भी दे सकता है कि आपका प्रकृति चित्रण जो है चौथे ऑप्शन में दे। तो ऑप्शन आप लोग मत देख के जाइएगा, बस ये याद करिएगा कि इसमें से मुख्य विशेषता क्या है। अब देखेंगे घ वाला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो ये भी जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमने आपको पहले से ही कराया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंदन पंत को। तो जो आपका प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो एकदम सही होगा। अब देखेंगे अंगा वाला प्रश्न और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि 10 जो होते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक के संपादक हैं, तो ये भी आपका बहुत ही इजी प्रश्न है और लगभग
हर साल पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है एकदम सही होगा। अगर आपसे पूछे तार सप्तक की शुरुआत कब से हुई थी यानी कि संपादक वर्ष कब था? तो 1900 ति तो आपका तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है कौन-सा है? 1943 है। यानी कि यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए। एक तो तार सप्तक के संपादक कौन है और एक आपका तार सप्तक का जो है वर्ष पूछेगा तो यानी कि प्रकाशन वर्ष तो आपको 1943 होगा। अब देखेंगे तीसरा से और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी प्रश्न होते हैं। ये बस इसमें आपको पहचान करना आना चाहिए और क्वेश्चन आंसर ढूँढना आना चाहिए। यानी गद्यांश पर और पद्यांश पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 20 नंबर आपको एकदम आसानी से मिल जाएँगे अगर आप यहाँ से पूरा समझ जाते हैं तो। जैसे आपका पहला गद्यांश दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और 5 प्रश्न आपको दिए रहते हैं जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं। पहला है यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमाग कसरत ही बनी रहे तो भाषा यदि यह नवीनी गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य ही कुठाराघात होगा। अब देखेंगे इसमें आपको कैसे-कैसे प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहला पूछा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि आपको इस पाठ का और लेखक का नाम लिखना रहेगा। तो इसमें आपको पहली बात तो लेखक का नाम तो याद करना पड़ेगा क्योंकि लेखक जो है आपके फिक्स ही रहेंगे। तो लेखक का नाम आप लोग याद कर लेंगे। जैसे हम पाठ का पहचान करना आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं गद्यांश में जो आपको डायरेक्टली पता चल जाते हैं। जैसे यहाँ पर भाषा दिया है, यानी कि आपका किस चैप्टर से भाषा और आधुनिकता से, यानी कि साफ-साफ पता चल गया है कि आपका भाषा और आधुनिकता से जुड़ा है। तो इसी प्रकार से आप जो है गद्यांश की पहचान करेंगे कौन से चैप्टर से है। तो आप जब लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो एक तरफ लिखेंगे शीर्षक या फिर पाठ और शीर्षक लिख करके लिख देंगे उसका भाषा और आधुनिकता। उसके बाद दूसरे साइड में लिखेंगे वहीं पर लेखक का नाम जैसा कि कल आपको कॉपी में बताया गया था और लेखक आपके कौन है? तो प्रो जे सुंदर रेड्डी हैं। यानी कि आप इसी प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद इसी में पूछता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपको जो रेखांकित अंश ये दिया रहता है इसकी आपको व्याख्या करने को देगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा ही रेखांकित अंश दे, कभी कभी छोटा दे देता है और कभी कभी बड़ा दे देता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगा आपका। तो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या जब देखेंगे तो इसको आपको बताया जा रहा है सिर्फ कि प्रस्तुत पंक्ति में, यानी आपका जो है ये जो रेखांकित अंश है यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। तो इस पंक्ति का जो आपका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि यानी इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि यदि भाषा में नवीनता लाने के लिए सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो भाषा प्रगति नहीं कर सकती है। यानी कि आपका जो ये बोला है नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमाग कसरत ही बनी रहे तो आपका जो भाषा है वो गतिशील नहीं होगी, यानी कि प्रगति नहीं करेगी। इसके लिए हमें नवीन शब्दों जैसे मुहावरों और रीतियों के प्रयोग किए जाने तथा उनके जो है व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो यही जो होगा आपका क्या होगा, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अब देखेंगे कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी आपका जो कुठाराघात शब्द है इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। तो कुठाराघात जो शब्द है आपका इसका आशय क्या होगा? बहुत हानि पहुंचाने वाला। यानी कुठाराघात का जो आशय होगा आपका बहुत हानि पहुंचाने वाला, यानी कि जो इसका सही शब्द इसके लिए उपयुक्त होगा बहुत हानि पहुंचाने वाला। अब देखेंगे चौथा वाला प्रश्न इसी में, भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो आप देखेंगे यहीं पर जब हमने गद्यांश पढ़ा था आपका तो लिखा था भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। तो आपका 2 नंबर यहीं से मिल गया आपको। यानी कि डायरेक्टली अगर आप थोड़ा-सा इस पर ध्यान दे देते हैं तो जो है आपका एकदम आसानी से 10 नंबर बन जाएगा। अगला है लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? यानी जो लेखक है उसके अनुसार जो है नए शब्दों का प्रयोग ना किए जाने पर क्या परिणाम पड़ेगा? तो आपका जो लेखक के अनुसार अगर नए शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो जो भाषा का है वो क्या होगा? विकास नहीं होगा, यानी भाषा का प्रगति नहीं होगा। इसलिए जो लेखक है नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो इसी प्रकार से जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम ध्यान से गद्यांश को अगर 2 से 3 मिनट पढ़ लेते हैं तो आप जो है सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम आराम से कर लेंगे। बस आपको लेखक का नाम याद होना चाहिए, बाकी हमने आपको ट्रिक बता ही दिया कैसे आप गद्यांश के पाठ का जो है उसी में से नाम याद कर लेंगे।
अब इसमें आपको अगर पहला वाला नहीं आता है तो आपको अथवा करके ऑप्शन मिले रहते हैं, यानी कि गद्यांश में जो होता है आपको दो मिलते हैं, कोई एक करना रहता है। जैसे दूसरा वाला आपको बताते हैं, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग होते हैं। अब यहाँ से आपको पहचान हो गया होगा, जब राष्ट्र शब्द मिला है तो ये कौन सा चैप्टर से है, राष्ट्र का स्वरूप से, यानी कि राष्ट्र के स्वरूप से जुड़ा ये जो है आपका है। तो यहाँ से देखेंगे आप, राष्ट्र का स्वरूप मिल गया। अब इसके जो लेखक हैं आपके कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो यहाँ से आपका जो है शीर्षक और लेखक का नाम मिल गया, यानी 2 नंबर का काम आपका यहीं से हो गया। अब इसको आगे देखेंगे, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन में से ही राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पर देखेंगे आपको पूरा चैप्टर का ही नाम मिल गया, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसी के हिसाब से जो है आप इनका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ये आपके लिए जो है आपको खुद से करना है, क्योंकि एक हमने बताया और एक आप अपने से प्रयास करेंगे लिख करके, तभी जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम पूर्ण तरीके से जो है इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक आपको अपने आप से करना है। अब देखेंगे अपना अगला यानी चौथा वाला प्रश्न। तो चौथा जो आपका प्रश्न होता है, अब उसी प्रकार से पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। जिस प्रकार गद्यांश पर 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसी प्रकार पद्यांश पर। तो आपको इसमें 5 प्रश्न दिए रहते हैं और प्रत्येक जो होते हैं आपके 2-2 नंबर के होते हैं। जैसे पहला पद्यांश है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना, तो न तू सुंदरी हो, जो थोड़ी सी श्रमित हो वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो, व्यम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब ये जो आपका पद्यांश है, इसमें आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आपको उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये जो आपका पद्यांश है किससे है, तो उपयुक्त कविता का शीर्षक एक तरफ लिखेंगे, जैसा कल आपको बताया गया था, एक तरफ शीर्षक लिखेंगे। और ये कौन सा शीर्षक से है, तो पवन दूतिका से, यानी कि आपका पवन दूतिका से है। दूसरे तरफ लिखेंगे कवि का नाम और लिख देंगे आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब दूसरा इसी में प्रश्न देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपका जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो रेखांकित अंश की व्याख्या जब करेंगे तो आप लिख देंगे व्याख्या हेडिंग डाल करके, उसके बाद लिखेंगे कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा, यानी कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यानी कि आपका जो है कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा जो है पवन दूतिका को समझाती हैं, हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसको उसकी थकान जो है मिटा देना, साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। यही जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अब दूसरा इसमें पूछा है, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, यानी आपका जो उपयुक्त पद्यांश है वो किस महाकाव्य का अंश है, इसमें पूछा है। तो आपका देखेंगे यह पूछा है जैसे कि उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्ण ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए, यानी आपको कृष्ण ललना और भूतांगना जो शब्द हैं उसका क्या करना है, अर्थ लिखना रहेगा। अगला है, अंगा में नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसे आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो इसमें जो 2-3 प्रश्न है इसको आप लोग जो है करिएगा। उसके बाद इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलता है, यानी कि कोई एक करना रहता है। जैसे पहला ये वाला है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इति इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो इसमें से आपको जो है इस वाले गद्य पद्यांश का जो है आपको खुद से करना है। जैसे एक गद्यांश का हमने करा है और आपको एक गद्यांश का करना था, इसी प्रकार इसमें भी इसको आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, ताकि आप जो है प्रैक्टिस बनी रहे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला यानी पांचवें में क और ख होते हैं, इसमें आपको जीवन परिचय पूछता है और प्रत्येक आपके 5-5 नंबर के होते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अब इसमें आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सरल अग्रवाल प्रो जी सुंदर रेड्डी का दिया है। इसमें से अगर आप 2 लोगों का याद कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सरल अग्रवाल का, तो इतना आपके लिए बहुत हो जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। और इन दोनों लोगों का जो है हमने आपको पहले से अपने चैनल पर करा रखा है। अगला उसी प्रकार एक कवि का देता है और 80 शब्द सीमा इसमें भी रहती है और 5 नंबर का ये भी होता है। अब इसमें आप रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत का अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो है पर्याप्त हो जाता है। अब देखेंगे अगला यानी छठवां वाला प्रश्न।
तो छठवां में आपका क्या पूछता है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप 2 कहानी का जो है सारांश याद कर लीजिएगा, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट का। या फिर अथवा में आपको इसमें एक और प्रश्न देगा, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसी प्रकार से इसमें जो है छठवां में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी आपका 5 नंबर का होता है। अगर आप पंचलाइट कहानी का सारांश याद कर लेते हैं और ध्रुव यात्रा का, तो ये जो है आपके हर साल पूछे जाते हैं, तो इसमें से आपको कोई एक ना एक मिल जाएगा। अगला और बहुत ही ईजी आपका 5 नंबर का होता है ये, क्योंकि ये आपको जिले अनुसार रहता है। तो आप अपने जिले अनुसार देख करके आपके जिले में जो भी खंड काव्य होगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे किसी का मुक्ति यज्ञ है, किसी का सत्य की जीत है, और किसी जिले का आपका रश्मि रथी है, किसी जिले का आपका त्यागी पथी है, और किसी का आलोक वृत्त है। तो आप लोग अपने जिले अनुसार जो है खंड काव्य को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ईजी एक ही तैयार करना रहता है। तो आप इसको जो है 5 नंबर इसमें का मत छोड़िएगा। आपका किसी जिले का जो श्रवण कुमार है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा किसके जिले का है। अब आता है खंड ख। खंड ख में आपके जैसे गद्यांश पर आधारित हिंदी में थे, इसमें संस्कृत में आपको देता है गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और 2 नंबर आपको संदर्भ का और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का मिलता है। जैसे आपको पहला वाला ये दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट गद्यांश है और इसको एकदम बढ़िया से जो है तैयार कर लीजिएगा। या फिर आपको ये नहीं आता है तो दूसरा वाला अथवा में भी आपको ऑप्शन इसमें भी मिलता है, कोई एक दोनों में से आपको करना रहता है। उसी प्रकार आपको पद्यांश पर भी देता है, संस्कृत में श्लोक देता है, और आपको जो है हिंदी अनुवाद करना रहता है और संदर्भ इसका लिखना रहता है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन देंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। जैसे देखेंगे आप पहला वाला दिया है ये आपका व्यति सज्जति पदार्थांतर कोअपि हेतु न खलु वही रूपाधीन प्रीत्य सश्रयंते, यही जो आपका है इसी प्रकार से आपको देगा, और 7 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। अब यहाँ इसको भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है। ये जो हम गद्यांश और पद्यांश बता रहे हैं संस्कृत वाले, इनका आप जो है बढ़िया से एकदम लिख करके अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। अब 9वां में आपका पूछता है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भीगी बिल्ली बनना यानी कि डरना यानी कि डरपोक होना, ये हो जाएगा आपका इसका अर्थ, और एक वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे। हाथ पीले करना यानी शादी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सच्चाई सामने लाना। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 दिया रहेगा और आपको एक सिर्फ करना रहेगा, और आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा इसका सही अर्थ लिखने का, और 1 नंबर आपको मिलता है इसका वाक्य प्रयोग करने का। अगला वाला है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला दिया है रमेश का सही संधि विच्छेद है राम धन ईस, दूसरा दिया है रमा धन ईस, तीसरा दिया है रमा धन ईस, और चौथा दिया है द में रम धन ईस। तो आपका जो रमेश का सही संधि विच्छेद होगा स वाला ऑप्शन होगा, यानी रमा धन ईस होगा। अब देखेंगे दूसरा इसी में है इति युक्तम का सही संधि विच्छेद है। तो आपका इति युक्तम का जो सही संधि विच्छेद है क्या है, इति प्लस उक्तम है, यानी कि अ वाला जो ऑप्शन है एकदम सही होगा। अगला है उभावपी का सही संधि विच्छेद है। तो उभावपी जो है आपका उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उभव धन अपी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अ जो है एकदम आपका सही होगा। अब देखेंगे अपने अगले प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है ख में, इसी में दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी आत्मनि जो आपका शब्द है उसमें विभक्ति और वचन क्या है, तो आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ब जो एकदम सही होगा। अगला यानी दूसरा प्रश्न है इसी में नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी नामनी जो शब्द है आपका नामनी, इसमें शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, तो आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन ये भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अ जो है एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ग्राह्यों का कर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे द्रव और द्रव्य, तो आपका द्रव और द्रव्य का जो होता है तरल पदार्थ और धन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अ जो दिया है एकदम आपका सही होगा। दूसरा है इसी में हरि और हर, तो हरि और हर का मतलब होता है भगवान और भक्त, यानी कि स वाला जो ऑप्शन है आपका एकदम सही होगा, यानी हरि और हर का भगवान और भक्त। अब अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, और आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसी में से किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। जैसे तात मतलब आपका पिता होता है, कुल मतलब आपका वंश और किनारा होता है, तो इसी प्रकार से आपको 2 अर्थ लिखने रहेंगे। अब देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्दों से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, और ये 1 नंबर का होता है, और इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछता है। जैसे पहला है निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थित में रखा गया हो। तो आपको सब एकदम आराम से पता चल जाएगा समतापी होगा, यानी कि स वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। तीसरा देखेंगे इसी में आपका दूसरा वाला प्रश्न माफ करिए, पीने की इच्छा रखने वाला, तो पीने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, पिपासा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर स जो है इसका भी सही होगा।
अब अगला आपका आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी 4 आपको दिए रहते हैं, उसमें से आपको 2 वाक्य जो है शुद्ध करके लिखने रहते हैं। तो इसमें 4 में अगर आप इसमें जो है थोड़ा-मोड़ा हिंदी में सही है, तो आप कोई भी 2 सही कर लेंगे, यानी कि आपको बस वाक्य सही से पता होना चाहिए, तो आप जो है क्योंकि इसमें तो कोई फिक्स नहीं है क्या वाक्य देगा, तो इसमें आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा शुद्ध करने का, तो आप जो है एकदम बढ़िया से सही कर लेंगे। अब 12वां जो प्रश्न है, इसको तो हमने 2 क्लास आपको कराया, अब इसमें आपको किसी को हमें 1% की भी उम्मीद है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी रस छंद और अलंकार से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी पूरी क्लास आपको 12 मिनट की 2 क्लास कराई गई है। अगर आप उसको पूरा देख लेते हैं तो 6 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर में आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ उसमें बताया गया है। जैसे कि प्रश्न श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव बताते हुए उसका उदाहरण दीजिए, तो आपको ये सब बताया गया है। 13वां में आपका आता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको जो है एक क्लास कराई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कौन-कौन सा जो है पत्र आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपका जो है इम्पोर्टेंट पत्र जो है इसको बताना है आपको, उसको भी बहुत ही जल्दी बता दिया जाएगा। जिसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 100% वहीं से आएगा। तो पत्र लेखन में भी आपका क्लास कराना बाकी है, इसलिए पत्र लेखन के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि पत्र लेखन का अभी आपका एक भी क्लास नहीं हुआ है, तो पत्र लेखन के बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा। उसके बाद निबंध आपका आता है और 9 नंबर का ये भी पूछता है, तो इसमें भी आपको अभी एक क्लास कराना बाकी है कि कौन-कौन से आप 5 से 6 जो है इंपॉर्टेंट निबंध याद कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। जैसे इसमें एक इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, और जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी 5-6 हैं जिनको आपको बताना भी बाकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो एकदम बढ़िया लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। आपको इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, और आगे ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ इसी चैनल पर आती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे रहिए।